हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एजिंग क्या होता है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में और ये कब होता है। आपका एज, आप ओल्ड होते हो 70s के बाद, 70 ईयर के बाद आपके साथ क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, आप ओल्ड होने लगते हो। फिर किस तरह के फिज़िकल मेंटल चेंजेस आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस किस तरह के होते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। हमारे हर एक सेल के अंदर अपने अपने स्पेसिफिक सेल साइकिल होते हैं। इनकी शुरुआत पेरेंट सेल में डिवीज़न से होती है और फिर ये साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं। मैचुरेशन पीरियड के अंत तक इनका साइज़ ग्रो करना बंद हो जाता है और हर सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को करने में लग जाते हैं। अभी उसके बाद सेल साइकिल में किसी भी वक्त सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन रुकने लगते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि ख़त्म होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो इस आधार पर जो सेल का लाइफ साइकिल होता है उसे डिफरेंट फेजेज़ में बांटा गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्रोथ फेज़, डिफरेंशिएशन फेज़। तो वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रोथ फेज़ में सेल अपने मैक्सिमम साइज़ तक इंक्रीज़ करता है। डिफरेंशिएशन फेज़ में सेल अपने जो विशेषताएं होती हैं, जो उनकी खासियत होती है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके आधार पर अपने अपने फंक्शन डेवलप करता है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी फेज़ आता है। स्टेबिलिटी फेज़ में सेल में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है, जो कंपोनेंट का बिल्डिंग अप होता है यानी एनाबॉलिज्म, और जो ब्रेकिंग डाउन होता है यानी कैटाबॉलिज्म, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है। उसके बाद है सेनिलिटी फेज़। सेनिलिटी फेज़ में सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होता है वो कंपोनेंट्स के बिल्डिंग अप पर हावी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो सेलुलर कैटाबॉलिज्म होता है वो एनाबॉलिज्म को डोमिनेट करता है, यानी कि जो ब्रेकडाउन होता है वो बिल्डिंग अप पे हावी हो जाता है। उसके बाद है एजिंग। यहाँ सीरियल गलत है, 5th पे एजिंग, उसके बाद डेथ होगा। तो पहले हम एजिंग को एक्सप्लेन करेंगे। एजिंग के अंदर सेल की जो कैपेसिटी होती है उसमें प्रगतिशील रूप से डिक्रीज आ जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद है डेथ। डेथ में क्या होता है, डेथ में जो सेल की वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक सेल की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजिंग इज़ अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। हम कह सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का तेज़ी से रुकना या बिगड़ जाना या ख़राब होना एजिंग कहलाता है, जहाँ मेटाबॉलिज्म का रेट तेज़ी से गिरने लगता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता हमारी घट जाती है। कॉर्सिविकी एजिंग, ये शब्द हमें साइंटिस्ट नेशर ने दिया है और हम यहाँ देख रहे हैं ये टर्म एजिंग कॉइन्ड बाय नेशर। इसमें जो कहते हैं ना रक्त संचार प्रकरण, यानी कि हेमोडायनेमिक्स, इसका मतलब होता है रक्त संचार प्रकरण। इसका तेज़ी से डिक्रीज़ होने लगता है और ये धीरे धीरे फेल होने लगता है। अभी ये रक्त संचार प्रकरण क्या है, तो ये हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है या टिश्यू है उनमें ब्लड फ्लो से रिलेटेड होता है हमारा हीमोडायनेमिक्स। उसके बाद है जेरोंटोलॉजी। ये वर्ड मुझे लगता है कि आपको हमने बताया है, पिछले वीडियो में पढ़ाया है मैंने शायद, जो कि वीडियो का नाम था व्हाट डू बायोलॉजिस्ट स्टडी। तो इसमें हमने पढ़ा था जेरोंटोलॉजी किसे कहते हैं। तो जेरोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एजिंग। हमारे कॉर्सिविकी जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ जेरोंटोलॉजी भी कहते हैं, इसमें हम जेरियाट्रिक्स, जो कि बुढ़ापा होता है, जेरियाट्रिक्स यानी बुढ़ापे से जुड़ी बीमारी और उसका असर, साथ साथ उसके रोकथाम की पढ़ाई करते हैं जेरोंटोलॉजी के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग हमारा
बाल्टीमोर यूएसए में है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे चेंजेस के आधार पर एजिंग को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जो कि है मॉर्फोलॉजिकल एजिंग और बायोलॉजिकल एजिंग। अभी मॉर्फोलॉजिकल एजिंग क्या? तो मॉर्फोलॉजिकल एजिंग में हीट एनर्जी की जो पंपिंग इफ़िशियंसी होती है वो घट जाती है, और जो लंग्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका अमाउंट भी घट जाता है। हमारी जो किडनी होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो टेस्ट बड हैं, उनके नंबर्स घटने लगते हैं। मतलब आफ्टर 70 ये होता है, क्योंकि हमारा ओल्ड एज तब स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो ओल्ड एज पीपल होंगे उनको टेस्ट की काफ़ी मतलब फ़ील जल्दी नहीं आती है, उनके टेस्ट बड काफ़ी ख़त्म हो चुके होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, इसका ये कारण है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारा बोन मैरो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, और वो भी घट जाता है एजिंग में, वो भी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, घट जाता है। हमारे सेल्स की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो इतनी कम हो जाती है कि स्किन ड्राई होने लगते हैं और झुर्रियाँ आ जाती हैं, यानी कि रिंकल्स पड़ने लगते हैं। फिर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड देयर नंबर डिमिनिशेस विथ एज। तो हमारे जो मसल सेल और नर्व सेल भी है वो भी कम होने लगता है। उसके बाद और भी एजिंग के सिम्टम्स हैं, जैसे आँखों से नज़दीक देखने की सुविधा कम हो जाती है। आँखों के जो लेंस हैं वो और हार्ड हो जाते हैं, और सख्त हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, जिससे कि नज़दीक देखने में असुविधा होने लगती है। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स एज होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब काफ़ी स्लोली उनका एज होता है कंपेयर टू एपिडर्मिस। एग्जाम्पल हम लेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड होता है उसकी ओवरी में 40 लाख oocytes होते हैं। oocytes जो ओवम बनाते हैं। अब वुमेन के रिप्रोडक्टिव ईयर के दौरान हर बार ओवुलेशन के रूप में 400 oocytes निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारा इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट होता है, यानी कि अंतर गर्भाशयीय विकास, उसके 5वें महीने तक ओवरी में जो जर्म सेल की गिनती है वो 60 × 10⁵ तक पहुंच जाती है। लेकिन जन्म से पहले ही काफ़ी बड़े पैमाने पर जो उगोनियाज होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि भ्रष्ट होकर ख़त्म होकर डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हमारा जो ये इस बेसिस पे अनुमानित किया गया है कि एजिंग कुछ इस रूप से कमियां लाता है। बॉडी वेट में 12% हमारा बता रहा है कि बॉडी वेट में 12% की घटौती आ जाती है, यानी 12% हमारा बॉडी वेट घट जाता है नॉर्मल बॉडी वेट से। उसके बाद 50% ब्रेन वेट की कमी होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो 20% घट जाता है, और हमारे नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी जो है वो 15% की कमी आ जाती है। फिर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस इत्यादि में बदलाव आते हैं। जो हमारा हाइपरटेंशन, ईसीजी के रीडिंग में एबनॉर्मेलिटी होता है, यानी कि ईसीजी फाइंडिंग में एबनॉर्मलिटीज़ होती है। जो डायबिटीज़ ड्रॉप हो जाता है कि किसकी वजह से, लेस फॉर्मेशन ऑफ एनडब्ल्यू, तो उस वजह से भी हमारे जो एजेस हैं वो सिम्टम्स हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस हमारे आ जाते हैं। उसके अलावा एक्सक्रीशन, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ऐसे चेंजेस भी आते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हम ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक नॉलेज है कि आखिर एजिंग के दौरान होता क्या है। एजिंग में
क्या क्या होता है, कब हमारा एजिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हम 30 के हो गए, 40 के हो गए तो वो एजिंग हो गया। एजिंग का एक पार्टिकुलर टाइम होता है जब वो एजिंग स्टार्ट होता है। तो हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में जो नॉर्मल इंसान होता है, 30 ईयर ओल्ड पर्सन जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसके कंपेयर में जो 75 ईयर ओल्ड पर्सन होते हैं, उनकी जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो 50% घट जाती है। यानी 70 एट द एज ऑफ 75 जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी संख्या में 50% की कमी आ जाती है। ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। फिर है उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू और फैट जो है वो मसल्स टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो 30 ईयर ओल्ड के कंपैरिजन में जो 75 ईयर ओल्ड पर्सन है उनका 55% हैंड ग्रिप घट जाता है। यानी हाथ की पकड़ उनकी 55% तक घट जाती है, गिर जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमारा जो लंग्स टिश्यू होता है उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है चेस्ट वॉल की, और फिर इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। उसके बाद क्या है कि नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि 70 ईयर ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनका 20% ब्रेन सेल ख़त्म हो जाता है, और लगभग 39% जो स्पाइरल एक्सॉन होता है वो भी ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण कि जो नर्व इम्पल्स हमारे जो जाते हैं उनमें काफ़ी ये देरी होती है, और जो सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है, और इस कारण याददाश्त मतलब जो होता है ना भुलक्कड़पन, वो भी आ जाता है इंसान के अंदर। फिर है स्केलेटन सिस्टम, बोन जो होता है वो मिनरल लूज़ करने लगता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कई सारे कार्टिलेज होते हैं और जॉइंट्स वो भी डीजेनरेट होने लगते हैं, और वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, तो वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी एजिंग में आती है। उसके बाद है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि हमारी जो एबिलिटी होती है एंटीजन से रिएक्ट करने की वो घट जाती है। जो हमारा रेजिस्टेंस, डिजीज़ से रेजिस्टेंस करने का हमारा लिम्फोसाइट्स डिक्रीज़ हो जाता है, और ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। फिर है केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस में जो केमिकल आयन है वो जमा होने लगता है हमारे साइटोप्लाज्म में। किस वजह से, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी है वो चेंज होने लगता है ड्यू टू एजिंग। तो कैल्शियम आयन हमारे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होने लगता है। डिफेक्टिव प्रोटीन भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे कई बॉडी सेल्स में, किस ड्यू टू डिफेक्ट इन डीएनए। यहाँ पे डीएनए होना चाहिए, मिसप्रिंट है डीएनए, ये डीएनए डिफेक्ट, डीएनए में डिफेक्ट्स के कारण डिफेक्टिव प्रोटीन हमारे बॉडी सेल में जमा होने लगता है। लाइपोफ्यूसिन या फिर लिपोफ्यूसिन, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, कुछ लोग लाइपोफ्यूसिन बोलते हैं, कुछ लोग लिपोफ्यूसिन बोलते हैं। इसको पिगमेंट ऑफ एजिंग बोलते हैं, जो हमारा अनसैचुरेटेड लिपिड ऑक्सीडेशन के कारण बनने लगता है, लाइपोफ्यूसिन या फिर लिपोफ्यूसिन। उसके बाद है हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें लिपिड वैक्यूल्स बनने लगते हैं। जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बहुत कम निकल पाता है, और CO2 हमारा डिटेरियोरेशन कॉज करने लगता है। और उसके बाद फिर जो हमारा है जो ब्लड ग्लोबुलिन है वो जो इंक्रीज्ड IB ब्लड ग्लोबुलिन है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा देता है, डिफेक्टिव प्रोटीन का। और डिक्रीज इन एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड और अल्कलाइन फॉस्फेट में भी डिक्रीज जाता है। सेलुलर चेंजेस भी हमारे होते हैं। तो सेलुलर चेंजेस में क्या क्या होता है, कैपेसिटी जो है हमारे सेल का वो डिवाइड करने का, डिफ्रेंशिएट करने का, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि कम हो जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन के कारण जो लिपिड का ऑक्सीडेशन है उसकी वजह से लाइपोफ्यूसिन बनने लगता है हमारे साइटोप्लाज्म में। लाइपोफ्यूसिन जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। माइनट हैं जो साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा किसका, एजिंग का। तो ऑटो
ऑक्सीडेशन के कारण, ये फिर से यहाँ पे लाइन रिपीटेड है, ऑटो ऑक्सीडेशन के कारण ऑफ लिपिड ऑफ लाइसोसोम लाइपोफ्यूसिन एक्युमुलेट्स इन साइटोप्लाज्म। एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? जेनेटिकली म्यूटेशन की मदद से, जीन के म्यूटेशन की मदद से हम अपनी लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और इस जीन म्यूटेशन की मदद से हम एजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या। तो पहला है हमारा डिफ्यूज़न थ्योरी। डिफ्यूज़न थ्योरी में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से सेल से रिमूव होने लगते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में लाइपोफ्यूसिन का एक्युमुलेशन होने लगता है। म्यूटेशन थ्योरी के अंदर जो सोमेटिक सेल डेवलप होता है, हमारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डेवलप करता है हमारा सोमेटिक सेल, लेकिन म्यूटेशन में जो इनकॉर्पोरेटेड डीएनए है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है डीएनए इम्पेयर्ड डीएनए को, द इम्पेयर्ड डीएनए में reduce defective in production of required enzymes in aging। तो जो impaired DNA है जो हमारे एंजाइम्स के प्रोडक्शन को घटा देता है, कम कर देता है, वो एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है, तो हमारा एजिंग को ये लीड करता है। फिर है इम्यूनिटी थ्योरी। उसमें क्या होता है कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड है वो हमारे एट मिडिल एज, यानी मिडिल एज में हमारा थाइमस ग्लैंड वो डिसअपियर होने लगता है। अभी कैसे, थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, क्यों इतना ये ज़रूरी है, और इसके डिसअपियरेंस से क्या एजिंग पे असर आता है। तो थाइमस ग्लैंड हमारा ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि मारते हैं वैसे डिजीज़ कैरिंग बैक्टीरियाज को या फिर माइक्रोब्स को किल करते हैं और इनगल्फ कर जाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड भी डिसअपियर होता है, तो एजिंग। अभी है कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी। कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी में है कि हमारे जो इसकी मदद से क्या होता है कि हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, या किसी का लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। अभी उसके लिए क्या चाहिए, हमारा इंटरेक्शन होना, हमारा जीन, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो डोमेस्टिकेशन है, केयर फॉर हेल्थ है, इनका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे से होना ज़रूरी है, और इसकी मदद से हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। फिर एक कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरी। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन is an antigenic longevity extending to human caloric restriction। ये ग्लूकोज का जो सेल में जो ग्लूकोज इंटर करते हैं उसको मिनिमाइज़ करता है, और एटीपी जनरेशन को भी मिनिमाइज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कम बनते हैं। कब? एटीपी सिंथेसिस के दौरान फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं। तो उस तरह से कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरी है। उसके बाद है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एजिंग के अंदर हमने पढ़ा, उसे एक्सप्लेन किया, और एजिंग से रिलेटेड हैं ये वर्ड्स, ये एक्सप्लेनेशन इनके जो हमें याद करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि ज़ेरोमॉर्फिज्म, इट्स स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ ज़ेरोमॉर्फिज्म होगा। ज़ेरोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने नॉर्मल एज से ज़्यादा एज्ड दिखते हैं, यानी कि वो जितना उनका एक्चुअल एज होता है वो उससे ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं, तो उसे ज़ेरोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर है मैक्रोबायोसिस, इट्स नॉट MACROBIOSIS, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा मैक्रोबायोसिस। मैक्रोबायोसिस होता है एक कंप्लीट जो लाइफ स्पैन होता है, पूरा एक लाइफ स्पैन किसी भी इंसान का, उसको मैक्रोबायोसिस कहते हैं। फिर है कैलॉन्स, इट्स कैलॉन्स। तो कैलॉन्स एक तरह का प्रोटीन है जो कि टिश्यू में होता है, जो हमारे सेल डिवीज़न को इनहिबिट करता है। सेल डिवीज़न के लिए, टिश्यू में सेल डिवीज़न को इनहिबिट करने के लिए, इस तरह से
प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उस प्रोटीन को कैलोन्स बोलते हैं। फिर है सेनिलिटी, जो हमने पढ़ा है, बुढ़ापा। तो हमारे जो फिज़िकल और मेंटल चेंजेस आते हैं हमारे एज जब बढ़ते हैं, और जो हमारे अंदर फिज़िकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, उसको सेनिलिटी बोलते हैं। तो ये है हमारा एजिंग कब होता है, कौन सा हमारा नॉर्मल एज है, कब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है, कब एबनॉर्मल हो जाती है, कब उसमें किस तरह के फिज़िकल, मेंटल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये सारे टोटल हमने इस बारे में इस वीडियो में पढ़ा है। अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।